लेकिन बात 2025 की छिड़ी चुकी है, तो आप मार्केट आउटलुक भी ले लेते हैं। पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ हैं। अभय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक काफी वॉलेटाइल साल रहा है 2024 वाला, लेकिन बताइए 25 से कितनी उम्मीदें, कितनी अपेक्षाएं लेकर उतरे इस बाजार में? क्या रिटेल निवेशकों को दिल थाम के बैठना होगा या फिर वैसे ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे जो शायद 20, 22, 21 वाले साल में देखने को मिले? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, जो कोविड के बाद की जो रैली हुई, उससे जो नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में और जो पहले भी थे, एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बन गई कि ये जो मार्केट है ये तो हर थोड़े करेक्शन के बाद ऊपर ही जाएगा। थोड़ा उस एक्सपेक्टेशन पे लगाम लगी है। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक भी आया है कि मार्केट में आप एज्यूम नहीं कर सकते कि एक जो थीम चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी। और जो अभी लास्ट सेगमेंट में जो डेटा मैं देख रहा था, पीएसयू स्टॉक्स का, डिफेंस स्टॉक्स का, एक अच्छा स्टार्क रिमाइंडर है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप अच्छे स्टॉक्स लें, पर फिर भी एक वैल्यूएशन मैटर करता है और ट्रिगर्स मैटर करते हैं। तो मुझे लगता है जो 2025 का साल है वो एक कंटिन्यूएशन रहेगा 24 का, इन द सेंस कि मार्केट ढूंढेगा ट्रिगर्स जिनके बेसिस पे वो ब्रेकआउट कर सके। और सबसे बड़ा ट्रिगर हर्षदा है अर्निंग्स का। तो जो अब क्वार्टरली अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएंगी अगले हफ्ते से या उसके हफ्ते के बाद, उस पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि वो पूरे साल का एक मोमेंटम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, नियर टर्म आउटलुक, मीडियम टर्म आउटलुक, प्लस लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या थे। और इससे एक गाइडेंस मिलेगी इन्वेस्टर्स को कि क्या ट्रिगर्स डेवलप हो रहे हैं, क्या ग्रोथ वापस आ रहा है इकोनॉमी में, क्या, और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट पे क्या नजरिया बनता है आरबीआई का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा। एट द सेम टाइम डाउनसाइड पे भी कोई ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी नहीं है इस समय। तो मुझे लगता है एक मार्केट, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर में कम से कम एक रेंज बाउंड रहेगा हर्षदा, और उस रेंज के विद इन ही इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। अभय जी, गुड आफ्टरनून। तो आपकी प्रेफर्ड इस समय टॉप स्टॉक आइडियाज, टॉप थीम्स क्या होंगी फिर? गुड आफ्टरनून अनुज। अभी हमारा फोकस, जैसे हम काफी समय से कह रहे हैं, एक है फार्मास्यूटिकल का, और फार्मास्यूटिकल्स को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा अनुज। एक है जो एक्सपोर्टर्स हैं, जेनरिक एक्सपोर्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज। अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई मेरे बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हैं ये स्टॉक्स और वो पब्लिकली अवेलेबल भी हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो कंपनीज हैं जो सीडीएमओ प्लस एक्सपोर्ट जेनरिक फोकस, दोनों एक काफी पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट में है अनुज। यूएस एफडीए भी इस समय काफी सपोर्टिव है इंडियन कंपनीज का। तो मुझे लगता है ये एक 2-3 साल का ट्रेंड है जो अच्छा प्ले आउट होगा। लार्ज कैप फार्मा कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं, और उसके साथ में एक छोटी मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है अनुज। वो है डोमेस्टिक सीडीएमओ प्लेयर्स, जैसे एकम्स है, विंडलास है, इनोवा कैप्टिव है, जो कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये एक बड़ा सेगमेंट है जो अभी तक इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, पर जैसे जैसे सरकार का फोकस है कि वो स्पूरियस ड्रग्स को, फेक ड्रग्स को निकाले सिस्टम से, तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा फायदा होगा बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को। तो एक तो ये फार्मा सेगमेंट हमारे पोर्टफोलियो में ओवरवेट है इस समय। दूसरा, जो ईएमएस प्लेयर्स या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो में इस समय ओवरवेट है। एम्बर, डिक्सन जैसी कंपनीज हैं। तीसरा जो सेगमेंट ओवरवेट है अनुज, वो है इंश्योरेंस का, लाइफ नॉन लाइफ दोनों। मुझे लगता है कि काफी एक टाइम वाइज साइडवे करेक्शन हुआ है इन स्टॉक्स में, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अगर हम देखें कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और इन कंपनीज ने काफी रेगुलेटरी और मार्केट हेडविंड्स फेस करी हैं पिछले 3-4 साल में, पर अब मॉडल अब एमर्ज हो रहा है, प्राइसिंग स्टेबलाइज हो रही है, आईआरडीआई के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 2025 में इंश्योरेंस, फार्मा और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो 3 स्पेसेस हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है अनुज की ये आउट परफॉर्म करेंगे। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सर, आज ऑटो में बाइंग है, बट एक सीरियस बाइंग ऑटो में कब आ सकती है आपके मुताबिक? क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है ऑटो। और एक और चीज़, अब हमारे पास डिफरेंट क्लास हैं। आई मीन
टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, और जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल का सवाल है, क्योंकि कैपेक्स के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, वहाँ पे आपका व्यू क्या होगा स्पेशली? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। देखिए, इसमें ऑटो जो है ना, बड़ा एक यूनिक स्पेस है, इसलिए क्योंकि इसका जो डेटा है वो हर महीने आ जाता है। दोनों डेटा मिल जाते हैं आपको। एक तो जो सेल्स हुई हैं, जो डीलर्स को डिस्पैच हुए हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के, वो एक डेटा आ जाता है। और दूसरा जो फाडा का डेटा आता है कि जो वाहन में रजिस्ट्रेशन हुई हैं, तो शोरूम लेवल पे क्या सेल हुई है वो भी आ जाता है। तो पिछले 3-4 महीने से दोनों तरफ से हमने पोस्ट फेस्टिव सीजन भी देखा, वीकनेस थी, डेटा इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से स्टॉक्स में भी करेक्शन आया और स्टॉक्स काफी चल भी चुके थे। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप अगले 2-3 साल का पिछले स्टोरी देखेंगे तो सारे ऑटो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। इस समय मैं कहूंगा कि एक मार्केट थोड़ा नर्वस है कि जो दिसंबर का डेटा है, और दिसंबर में काफी डीप डिस्काउंटिंग हुई है, काफी ऑफर्स निकले चैनल इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए बिटवीन डीलर्स एंड ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, जो ज्यादा इन्वेंट्री लेके नहीं जाना चाहते थे जनवरी में। तो अब मैं भी बहुत इंटरेस्ट के साथ वेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सेल का डेटा क्या आता है, और मुझे लगता है उसके बाद ही ऑटो सेक्टर पे एक व्यू बनेगा कि क्या वर्स्ट इज बिहाइंड अस। जो फेस्टिव सीजन की बाइंग नहीं आई, उसकी जो इन्वेंट्री थी अब वो एब्जॉर्ब हो गई है, अब नए मॉडल लॉन्चेस जो है वो मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा। पर इसमें एक जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ईएमआई की कॉस्ट का। ईएमआई की कॉस्ट अभी भी एलिवेटेड है, अनअफोर्डेबल नहीं है पर एलिवेटेड है। तो आरबीआई का जो रेट कट है और उसके अलावा भी थोड़ा रेट का सॉफ्टनिंग होगी, ईएमआई की कॉस्ट कम होगी। आई थिंक ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए बिफोर बाइंग इनटू ऑटो स्टॉक्स। अब एक जो मुझे जिसकी ज़्यादा चिंता हो रही, शायद दूसरों को नहीं, वो रुपये की वीकनेस है। आज 85-81 हो गया अभय जी। अब इसको अगर ग्लास हाफ फुल देखें तो क्लियरली ये पॉजिटिव रहेगा हमारी आईटी फार्मा कंपनियों के लिए। रफली किस तरह का एज मिल सकता है मार्जिन्स पर? कुछ गणित हो पाया है क्या स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए? ये देखिए, हिस्टोरिकली अभी मैंने रिसेंट कैलकुलेशन नहीं किया है हर्षदा, पर मैंने जब ये पहले देखा था और मैनेजमेंट से बात भी करी थी कि भाई आप रुपी सडनली 3-4% डेप्रिशिएट हो गया, तो क्या इसका मतलब है कि आपका जो ईबीडीए मार्जिन या ईबिट मार्जिन है वो उतना ही बढ़ जाएगा, एज्यूमिंग कि आपकी डॉलर प्राइसिंग सेम है। तो मुझे उस टाइम पे ये फीडबैक मिला था कि जो कस्टमर्स हैं वो भी जानते हैं और वो भी पूरा फायदा नहीं देते हैं, तो थोड़ी शेयरिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है मार्जिन पे डेफिनेटली फायदा होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि डॉलर डेप्रिसिएशन है, अप्रिसिएशन है, रुपी डेप्रिसिएशन है तो वो पूरा का पूरा फायदा इंडियन कंपनीज उठा लेंगी या बायर्स कुछ नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है रफली वो शेयर हो जाता है। तो पर मार्जिन बढ़ने से ज्यादा हर्षदा मुझे लगता है कि जो हमारी जो अभी आईटी कंपनीज हैं और फार्मा कंपनीज भी हैं, वो इस मौके को यूज करेंगे अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। अगर आप मार्जिन वही रखें तो आप कस्टमर्स को ज्यादा बेटर प्राइसिंग दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंस एवरीबडी इज चेजिंग ग्रोथ, अभी सबका मूड यही है कि हाई पी मल्टीपल्स हैं, तो ग्रोथ कैसे आए टॉप लाइन में। तो एक अच्छा मौका है हमारे एक्सपोर्टर्स के पास कि आप मार्जिन बढ़ाने का ना सोचें, पर बल्कि इसको पूरा प्राइस बेनिफिट कस्टमर को पास करके ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिव बने, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ आए। मुझे लगता है कि ये कंपनीज अभी इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर रहा है डिक्सन टेक। क्या ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पर भी बाइंग करेंगे आप? ये देखिए, डिक्सन टेक का हमने सबसे पहले 2019 में लिया था, जब उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का भी नहीं था, और उस समय भी यही और डिक्सन के अलावा और भी ईएमएस प्लेयर्स हैं जिसपे हमारा काफी फोकस रहा है। एम्बर एक और कंपनी है जो सिमिलर स्पेस में है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है पर एक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, और उसके बाद भी नई कंपनीज में भी लिस्टिंग हुई है, केन्स है, एवलॉन है। तो ये स्पेस एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्पेस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि
वैल्यूएशंस एलिवेटेड हैं पर वो कैप्चर कर रही हैं नियर टर्म ग्रोथ को। इन सब कंपनीज की गाइडेंस है 30 से 50% की टॉप लाइन ग्रोथ वाइल मैनेजिंग और स्लाइटली इंप्रूविंग द मार्जिन, और बैलेंस शीट पे कोई डेट लेने की जरूरत नहीं है उन्हें अपना ग्रोथ फाइनेंस करने के लिए। एज अ रिजल्ट आरओई आरओसी भी बढ़ रहा है इस ग्रोथ के साथ। तो ये बड़ी रिमार्केबल अपॉर्चुनिटीज हैं। डिक्सन उसमें एक है, सबसे बड़ा नाम है, इसलिए ज्यादा जाना चाहता है। पर जिस तरह की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं उनकी, और ये जो हर्षद ने पिछला सवाल पूछा रुपी डेप्रिसिएशन का, तो रुपी डेप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा फायदा होता है उन कंपनीज को जो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर रही है। तो अगर आप डोमेस्टिक कॉस्ट स्ट्रक्चर से इंडिया में वही चीज बना लेंगे जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, तो ऑटोमेटिकली वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो जाता है। तो सारे ईएमएस प्लेयर्स को, डिक्सन तो है ही, पर उसके अलावा सारे जो कॉम्पिटिटिव ईएमएस प्लेयर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा रुपी डेप्रिसिएशन का भी। अच्छा, अभय जी, पीएसयूज में अब कोई बाइंग करी आप लोगों ने इस वक्त, या फिर कोई स्पेस, रेलवे, डिफेंस, पावर, बैंक्स, क्या ऐड किया आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे? डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट है वीरेंद्र, पर अभी हम जल्दी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये जो करेक्शन हुआ है शायद थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिले। पर अगेन बहुत अच्छी ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, बिकॉज डिफेंस में जितना हमने एनालिसिस किया है वो देखा कि इंडिया ने पिछले 20 साल में अंडर इन्वेस्ट किया है डिफेंस में, और इस समय एक बहुत अर्जेंसी है गवर्नमेंट में कि हम कैचअप करें, और उसकी वजह से ऑर्डर बुक्स भी सारे डिफेंस प्लेयर्स की, पीएसयू भी, और जो नॉन पीएसयू हैं जो कम्युनिकेशन या रेडार सिस्टम्स या ड्रोन्स ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कर रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्री को, वो भी काफी अट्रैक्टिव हैं। हमारा इंटरेस्ट है और वॉच लिस्ट पे है डिफेंस पीएसयूज। कब ऐड करेंगे वो मैं कह नहीं सकता, पर अगर थोड़ा और प्राइस करेक्शन मिला तो डेफिनेटली उसको देखेंगे। और सेम गोज फॉर रेलवेज। मुझे लगता है रेलवेज भी और डिफेंस ये दोनों बहुत बड़े स्पेसेस हैं। प्राइस करेक्शन की वजह से इन्वेस्टर्स का थोड़ा इंटरेस्ट गया है, पर आई थिंक वो अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है एक अंदर। कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और सप्ताहांत की शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से जब तक आपसे अगली मुलाकात बात होगी शायद नव वर्ष का प्रारंभ हो जाएगा, तो नव वर्ष की भी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी।